बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अदनान शाह साहब को दोबारा एक दफ़ा दावत दी है। बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्रांसपोर्ट की कंपनी के मुतालिक सवालात किए थे, तो आज की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उनके सारे सवालात के जवाब उनसे हासिल करें। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो थोड़ा सा एक खुलासा दोबारा से बताते हैं कि स्वीडन के अंदर कंपनी किस तरह खुलती है ट्रांसपोर्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यह कि एक कोर्स करना होता है। ठीक है। वो ट्रैफिक वर्कर जो है वहाँ से कि आपको पता हो कि आपने ट्रांसपोर्ट किस तरह चलानी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। क्योंकि जब एक कंपनी खुलती है उसको पूरे यूरोप में टेंडर मिलते हैं ना, ठीक कहीं है। कभी किधर जाना है कभी किधर जाना है, तो उसकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी सिखाई जाती है उसके अंदर। ठीक है। तो इंटरनेशनल जो रूल्स हैं या यूरोप के रूल्स हैं वो बताए जाते हैं। तो वो एक आपको सर्टिफिकेट देते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि मालिक ही करे। ठीक है। वो कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है, उसको फिर आप हायर करेंगे। ठीक है। कि वो ट्रैफिक अंसवारी है। मतलब अगर आप ट्रैफिक की इसकी कंपनी बनाते हैं ट्रांसपोर्ट की, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ड्राइवर है, कोई ऐसा आदमी है जो कंपनी का इंतजाम संभाले, जिसके पास ये कोर्स हो, तब भी चल सकता है। तब भी चल। अब उसके लिए आपको एक उसकी पोस्ट क्रिएट करनी होती है कंपनी के अंदर। ठीक है। उसको कहते हैं ट्रैफिक अंसवारी, कि वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रैफिक का। ठीक है। तो वो एक पोस्ट होती है, वो उसके नीचे आप 10 बंदे रखें, 10 गाड़ियाँ। जो ड्राइवर 10 अपने रखने हैं, उनको किसी किस्म कुछ नहीं चाहिए। स्वीडन में कुछ नहीं चाहिए। स्वीडन में कुछ नहीं चाहिए। तो मेन चीज़ है कि ये कोर्स करना मस्ट है। आपने पिछली दफ़ा बताया था इस कोर्स की कुछ फीस आपने। मेरा इस पे कुल मिला के 15 से 16 हज़ार, या अगर मैं पता नहीं पिछली वीडियो में मैंने क्या बोला था, मतलब रफली ये है 15 से 16 हज़ार लगे थे। इतना खर्चा आपका टोटल कोर्स पे, उसके सर्टिफिकेट लेने में और सारे फीसें भरने में। जब आप कोर्स पास करते हैं उसके बाद आपने एक रिवीजर से, जो ऑथेंटिक रिवीजर है रजिस्टर्ड, 10,000 तो उसने मुझसे ले लिया था। अच्छा जी, अटेस्टेशन का वो सारा इकोनॉमी का बना के, तो वो ट्रैफिक वर्कर में भेजा था कि मैं इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं एक कंपनी चला सकता हूँ। इकोनॉमी कितना स्ट्रांग होना चाहिए आदमी को? 50,000 क्राउन एक गाड़ी का रूट। जब एक गाड़ी आपकी चलेगी ना, उसके लिए आपके पास 50,000 क्राउन शो करना है बैंक में अपने। जी। ये बैंक में रहेगा या इसको आप बाद में कंज्यूम कर सकते हैं? बाद में कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब पहली दफ़ा जब कंपनी खोल रहे हैं आप, अगर आप फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, कंपनी चलाना चाह रहे हैं, तो आपके अकाउंट में 50,000 करोड़ होना चाहिए। अगर 2 गाड़ी चलाएं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर 1 लाख हो जाएगा, फिर 1 लाख हो जाएगा। तो इस तरह बाद में बढ़ता जाएगा थोड़ा साथ साथ। ठीक है। शाह साहब, आपने कंपनी खोली स्वीडन के अंदर, लेकिन चला आप रहे हैं डेनमार्क के अंदर जी। तो कंपनी, क्या यही कंपनी को आप डेनमार्क में चला रहे हैं या वहाँ पे आपने नई कंपनी जाकर खोली है? नहीं, मैं इसी कंपनी को चला रहा हूँ। तरीके होते हैं 2। एक तो यह कि आप इसकी सिस्टर कंपनी रजिस्टर करवा लें डेनमार्क में। ठीक है। उसके लिए आपको एक ऑफिस चाहिए होता है उधर। अगर आपके वहाँ ऑफिस नहीं है तो कोई ऐसा बंदा जो डेनमार्क में रह रहा है वो आपका पार्टनर बनेगा। ठीक है। या फिर वही अगेन वो रिस्पॉन्सिबल होगा कंपनी का। यहाँ पे था ट्रैफिक अंसवारी, ट्रैफिक रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। वहाँ पे होगा वो आपकी कंपनी का रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। जो उधर रह रहा है। अगर वो नहीं है तो आपने जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिस तरह मेरे अब 3 कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है। उन कंपनियों को ये एतराज़ नहीं है कि मेरी कंपनी डेनमार्क में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं ठीक है, वो अपना टैक्स उधर देंगे, मैं अपना इधर दूंगा। मतलब आप सिंपल वो डेनमार्क वाले फैसिलिटी खरीद रहे हैं स्वीडन वालों से, कंपनी वालों से, तो आपने वहाँ पर रजिस्टर नहीं करवाई? नहीं, मैंने कराई थी, लेकिन उसमें यह है कि फिर कि वो ऑफिस लो, ये करो, बंदा लाओ, वो डिले होता गया। मैंने इसको बंद नहीं किया, मैं करवाऊंगा फ्यूचर में। ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने रोक दिया था कि मैं क्यों फजूल में क्यों एक ऑफिस ले लूँ, उसका मैं 2-3 हज़ार या 4,000 क्राउन देता रहूँ किराया। डेनमार्क में कंपनी, नई कंपनी खोलने का तरीका क्या है ट्रांसपोर्ट की? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब वहाँ पे भी कोर्स है। वहाँ पे भी कोर्स है? तो क्योंकि मैंने डेनमार्क में खोला नहीं है तो इसलिए मुझे वो सही एग्जैक्ट नहीं पता कि वहाँ पे क्या करते हैं। लेकिन जो मेरी 1-2 बंदों से बात हुई है ना, वो ये है कि अब उन्होंने कोर्सेज शुरू कर, बल्कि डेनमार्क में आपको ड्राइवर को भी वो कोर्स करना है। अगर 11 kg से ज़्यादा की चीज़ आप लोडिंग में रख रहे हो, ठीक है, उसके लिए वो एक ड्राइवर्स कार्ड होता है, वो मस्ट है।
ठीक है। अगर वो नहीं है तो आपका ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता। शाह जी, स्वीडन के अंदर क्या फ़र्क है? आपने कंपनी बना के डेनमार्क मूव होने का सोचा क्यों था कि वहाँ पे जा काम करो? स्वीडन में आपने काम क्यों नहीं किया? मैंने जब कंपनी बनाई थी उस वक़्त मैंने डेनमार्क का नहीं सोचा था। ठीक है। मैंने स्वीडन में ही काम करना था, लेकिन स्वीडन की मार्केट में आना ये बड़ा मुश्किल है और मुझे ये अंदाज़ा नहीं था पहले। 3-4 महीने तो मैं आगे पीछे मेले करता रहा, इधर करो उधर करो, नहीं कोई रिस्पांस आ रहा था। डेनमार्क तो मैंने इत्तेफाक से किया था कि चलो मैं डेनमार्क को चेक करता हूँ। वहाँ पे मुझे अच्छी किस्मत थी कि पहला ही रिस्पांस बड़ा बेहतर आया। ठीक है। वो बड़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ा नाम है। तो जब मेरी सीवी पे वो आ गया ना कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं किसी को भी भेजता हूँ अपना मेल करता हूँ कि मेरी ये कंपनी है, मैं फ़लाँ कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, एक रेफरेंस बन गया है। ठीक है। अगले मुझे बड़ी जल्दी बुला लेते हैं, क्या हो। अब मैंने ये 3 दिन पहले एक और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये आपकी तीसरी कंपनी है? जी, ये मेरी तीसरी कंपनी है। तो इनको भी मैंने कॉल की थी। सिर्फ उन्होंने जब पहला सवाल कि आप पहले क्या कर रहे हो, मैंने अपनी कंपनी का नाम बताया कि मैं फ़लाँ कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। ठीक है जी। तो ये रिस्पांस आपको स्वीडन में क्यों नहीं मिला? स्वीडन में एक तो नसीब भी होते हैं ठीक तो दूसरा ये है कि अल्लाह को भी शायद यही है कि मैं 3 बजे उठ के जाया करूँ उधर और वैसे भी यहाँ पे जो है ना ये बोस्नियन वगैरह और अरब, इनके बड़े मजबूत पंजे हैं इस कंपनी में, मतलब मार्केट में। वो नए बंदे को एंट्री नहीं देते। और जितने बंदों के साथ चल रहे ना, अब 2-3 कंपनी के साथ मेरी बात हुई थी इधर भी। पहले तो उनके खराब बड़े हाई हैं, 10 गाड़ियाँ ले आओ, 15 गाड़ियाँ ले आओ। ठीक है। और उसमें श्योरिटी भी नहीं है। अब मैं 10 गाड़ियाँ ले लूँ, लीज पे ले लूँ या रेंट पे ले लूँ, 2-3 हफ्ते बाद वो बोलेंगे जाओ ख़त्म। बिल्कुल। तो मैं गाड़ियों का नुकसान होगा, मतलब नुकसान इस तरह का कि वो जो मेरी इन्वेस्टमेंट है 1 महीने का किराया जो है, और जो बंदा हायर किया हुआ है उसको भी सैलरी, आपको स्वीडिश कानून पता ही है, मैं फौरी तो नहीं उसको निकाल सकता। बिल्कुल। इस वजह से वहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी कीमत आ रही है। अब जिस तरह इधर डीजल की कीमत पिछले दिनों 30 तक चली गई थी, जी, डेनमार्क में उस वक्त भी 14 तक थी। ठीक है। तो फिलहाल अच्छा काम चल रहा है मेरे टारगेट में स्वीडन है, लेकिन फिलहाल एक आदमी ने मुझसे अभी कमेंट्स में, पिछली वीडियो कमेंट्स में सवाल किया था कि उसने कहा था टोटल खर्चा कितना आता है कंपनी खोलने में, गाड़ी लेने में और चलाने में? थोड़ा सा रफली आइडिया देंगे? नहीं, मैं एग्जैक्ट बताऊंगा भाई। ठीक है। जिस तरह मैंने बोला कि रिवीजर को मैंने दिया था 10,000 करोड़, ठीक वो है। अपनी वो पास करवाने के लिए इकोनॉमी रिपोर्ट बनवा के जो मैंने ट्रैफिक वर्कर को भेजी थी। 2500 फीस थी एक टेस्ट की, 2 टेस्ट मैंने दिए हैं। ठीक है। 5,000 की मैंने थ्योरी ली थी, वो थोड़ा मैं क्योंकि नालायक हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो स्कूल वालों से लिया था। ठीक है। जो बंदे ज़रा पढ़े लिखे हैं या समझदार है ना, वो नेट वगैरह से आगे पीछे से कर करा के भी इंफॉर्मेशन, वो अगर क्योंकि लोग डायरेक्ट लोग पास हाँ, कर हाँ सकते जी। हैं। ठीक है। मेरे जैसे जो वो शॉर्टकट देते हैं, सीधा स्कूल जाओ, उधर बैठ के रट्टे मारो, पढ़ो और जाके टेस्ट दे आओ। ठीक है। तो मेरा तकरीबन 20 से 25,000 करोड़ ये लग गया था। मतलब लाइसेंस लेने में, मतलब ये इजाज़तनामा लेने में कंपनी के लिए, जो खोलने के लिए, जी प्लस वीज़र का खर्चा, अकाउंटेंट्स को बोलते हैं, प्लस आपके जो सारे इम्तिहान वगैरह सारा कुछ मिला 25,000 आ गया। जी। उसके बाद जब आपने कंपनी खोली तो उसमें खर्चा एक्स्ट्रा? नहीं, कंपनी मेरी वो उसकी तो मैंने कोई फीस नहीं दी। ठीक है जी। गाड़ी का खर्चा कितना है? गाड़ी का मैंने क्योंकि रेंट पे ली है तो मुझे मिली है 15,000 करोड़ डेनिश मंथली। हाँ जी। उसमें तकरीबन 12,000 तो गाड़ी का किराया प्लस मोम्स होते हैं, वो 15,000 मैं दे रहा हूँ। अच्छा, आपके ख्याल में गाड़ी लीज पे अच्छी है या रेंट पे लेनी चाहिए? रेंट पे जो बंदा स्टार्ट में है ना, उसके लिए मैं अपने लिए और मैं लोगों को जो मैं रिकमेंडेशन दूंगा वो रेंट है। ठीक है। क्योंकि लीज पे आप बाउंड हो जाते हो 2 साल या 3 साल या 4 साल, डिपेंड के आप किसके साथ लीज कर रहे हो। आप 2-3 महीने में थक जाते हो, या आपको पसंद नहीं, आपको बंदा नहीं मिला, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं सही मिला,
या जो आप सोच के गए थे वो चीज़ नहीं है। ठीक है। आपको आपको तो अंदाज़ा है कि मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये मुझे इस इतने अरसे में 2 दफ़ा तूफान आया तो 2 दफ़ा छुट्टी की है मैंने। ठीक है। वरना मैं 7 दिन काम कर रहा हूँ। कि हो सकता है कि मेरी जगह कोई और हो, थक जाए, वो काम ख़त्म करना चाहेगा। जब ख़त्म करेगा तो लेकिन उसकी लीज जो है वो तो 4 साल की है जी। तो उसको नुकसान होगा। रेंटेड है, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन यह है कि 1 महीना काम किया, थक गए, वापस करो, गाड़ी जान छोड़ गई आपकी। ठीक है। पहले 6-7 महीने मेरी नज़र में रेंट वाली गाड़ी बेहतर है। उसमें हर चीज़ कवर होती है, गाड़ी ख़राब हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप एक्सीडेंट हो गया, आपको प्रॉब्लम नहीं है, जी आप हर चीज़ से फारिग हैं, सिर्फ अपना काम करें, छुट्टी करें, गाड़ी ख़राब है उनको बोले आए जी गाड़ी ले जाएं, जी चेंज कर दें गाड़ी अपनी, सहूलत काफ़ी ज़्यादा है। जी। ठीक हो गया शाह जी। शाह जी एक एस्टिमेट कितना एक आदमी डेनमार्क में जाके काम करता है, वो एक सिंगल ड्राइवर कितने आदमी, कंपनी अपनी हो तो कितने आदमी अंदाजन कितने सेविंग कर लेता है? ये फिर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप कितने घंटे काम कर रहे हैं। मिनिमम मैक्सिमम, अगर छोटा कॉन्ट्रैक्ट है तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरे पास एक रूट है जो वो 3 घंटे का है। ठीक है। मतलब मंडे टू सैटरडे 3 घंटे है, संडे का वो 4 घंटे का है। मैं रूट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जिस मुख्तलिफ कंपनियों के साथ वो टाइमिंग के हिसाब से हायर करते हैं आपको। जी जी। उन्होंने आपको एक कंपनी ने 3 घंटे के लिए हायर किया तो वो 3 घंटे का रूट है। 3 घंटे का रूट है। दूसरे ने आपको 6 घंटे के लिए हायर किया हो तो वो 6 घंटे का रूट है। मेरा GLS के साथ था, वो है कि उसमें कोई कैद नहीं है काम की। ठीक है। कि मिसाल है कि मैं सुबह 8 बजे शुरू कर रहा था उसका। ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा रूट मिल गया कि मैं शहर से बाहर चला गया हूँ, फिर वो मुझे वहीं रखेंगे। ठीक है। एक डिलीवरी के बाद दूसरा मैसेज आएगा, वो एक टाइम पे एक डिलीवरी होती है या मैक्सिमम 2 होती है। तो हो सकता है कि आखिरी डिलीवरी वो 4 बजे तक काम करते हैं। ठीक है। आखिरी डिलीवरी मुझे मिल गया कोई 300 किलोमीटर बाहर की। ठीक है। तो जब मैं उठा के लेके जाऊंगा 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, नॉर्मली इतना होता नहीं है लेकिन ठीक है, सही है। तो वो 300 किलोमीटर जाना मिसाल 3-3.5 घंटे लग गए उधर, फिर वापस भी आने मैंने। तो वो सारा कुछ उस शिफ्ट में काउंट होगा कि मैंने इतने घंटे काम किया है। ठीक है। कि JSL एक्सप्रेस में मैंने एक दिन में 16 घंटे भी गाड़ी चलाई है उनकी। ठीक है। तो अगर उसको काम देखा जाए तो पार्सल मैंने हो सकता है 3 ही डिलीवर किए हैं, लेकिन वो बाकी वो जो किलोमीटर ज़्यादा बने हैं। ठीक है। तो कोई भी कंपनी आपको वो नहीं देगी फिक्स के जी आपने इतने घंटे गाड़ी चलानी है। ठीक है। उनका रूट है जो काम को ख़त्म करना है आपने। शाह जी ये अंदाजन कितना पे करते हैं वहाँ पे नॉर्मल कंपनी जो है पर आवर के साथ? 260 करोड़ है प्लस मॉम्स। 260 करोड़ प्लस मॉम्स टैक्सेस, 25% जो टैक्स है। टैक्स है जी। तो मोस्टली यही रेट है। फिर ये होता है कि बाज़ कॉन्ट्रैक्ट जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो आपको सब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ठीक है। उसमें से वो अपनी परसेंटेज रखते हैं और 10 से लेके 25% तक वो लेते हैं आपसे। ठीक है। तो अगर आप उनके थ्रू जाते हैं, अब मेरे पास एक रूट है वो किसी की मैं सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक है। वो मैं 20% उसको पे कर रहा हूँ। ठीक है। तो 2 रूट है वो मेरे अपने हैं डायरेक्ट। ठीक है। वो मैं कंपनी से ही ले रहा हूँ। ठीक है जी। तो जब आप 260 करोड़ प्लस मॉम्स में से 20% देना पड़ता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो मेन कॉन्ट्रैक्टर उसको देना पड़ता है तकरीबन। वो कम से कम ये है बंदे को सोचता ज़रूर है कि मैं 25% दे रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आपको श्योरिटी है कि आपको पूरा महीना काम मिल रहा है। ठीक है। जिससे मैंने पहले अर्ज किया है कि ये ऐसा नहीं होता कि आपको 10 घंटे का एक रूट मिल गया, रोज़ आपने 10 घंटे चलानी है। ठीक है। वो कभी आपको 3 घंटे का देते हैं, कभी 4 घंटे का दे देते हैं, क्योंकि वो पर आवर पे कर रहे हैं ना, या पर स्टॉप पे कर रहे हैं। अब जिस तरह जिस कंपनी के साथ मेरा रिसेंटली हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, वो पर स्टॉप पे कर रहे हैं। अब वो उन पे डिपेंड करता है, वो मुझे 3 स्टॉप देते हैं, 8 स्टॉप देते हैं, 10 स्टॉप देते हैं। ठीक है। ऑफ कोर्स मैं थोड़े स्टॉप करूँगा तो मैं थोड़ी अर्निंग करूँगा, लेकिन जब कंपनी को पता है कि हमने इससे लेने हैं 20%, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप देने की कोशिश करते हैं। ठीक हो क्योंकि गया। मैं ज़्यादा कमाऊंगा तो वो अल्टीमेटली वो भी ज़्यादा कमाएंगे। शाह जी का आखिरी क्वेश्चन ये है कि आपकी कंपनी को शुरू कितने महीने हो गए आप? मुझे 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट। 6 महीने हो गए जी। 6 महीने पहले और 6 महीने अब आप अपने आप को कहाँ पे पाते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर जा रहा है। हर एक स्टेप के बाद मुझे लगता है कि अब
ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। जैसे लास्ट में मैंने आपसे बात की थी कि मुझे 8-9 साल हो गए काम करते हुए, तो वो मैं एक ख़ास लेवल पे आके रुक गया था। ठीक है। तो अब ये है कि हर दूसरा रूट साइन करने के बाद मुझे लगता है कि वो 8 साल मैंने इंसान चलो, हाँ इंसान चलो ना शुक्र है, हो सकता है मैं आज साल बाद कोई और काम शुरू करूँ, मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैंने टाइम किया। लेकिन अगर मैं अपने जॉब के साथ इसको कंपेयर करूँ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आप समझ सकते हैं कि कह सकते हैं 50% का फ़र्क है, ज़्यादा कमा रहे हैं आप। शुक्र। आपने मुझे जिक्र किया था कि आपको ड्राइवर्स की अब ज़रूरत है। हाँ जी, अब मुझे अब शदीद ज़रूरत है। तो क्या क्राइटेरिया आप मांग रहे हैं? क्राइटेरिया भाई मैं नहीं मांग रहा, मैं वो गवर्नमेंट मांग रही है कि ड्राइवर्स कार्ड जो डेनमार्क में लोगों का होता है ना, ठीक है, वो चाहिए होता है। उसके अलावा अब स्वीडन में वो लास्ट वीडियो के बाद भी यार, वैसे भी जो दोस्त यारों ने सबको बताया, बंदे फ़ोन करते हैं कि जी हमें काम पे रखो, ठीक है, लेकिन मोस्टली बंदों को नहीं पता कि डेनमार्क में ये कानून है। जब मैं किसी से कहता हूँ कि आपके पास यार वो फलां कार्ड नहीं है, तो वो समझते कि शायद मैं टाल रहा हूँ। बल्कि एक दो बंदों ने तो मुझे बोला यार वीडियो पे तो आप कह रहे थे मैं रखूँगा, तो मैंने कहा भाई मैं रखूँगा, मुझे ज़रूरत है। तो लेकिन ये कि ड्राइवर्स कार्ड होता है, एक ड्राइवर कार्ड को थोड़ा सा बयान करें क्या चीज़ है। वो होता है कि आप वहाँ जिस तरह डेकरा वाले हैं, ठीक है, वो ये जो गाड़ी इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन इधर करते हैं, वहाँ पे वो सारे कोर्सेज वगैरह कराते हैं, ठीक है, ये ट्रक का लाइसेंस, ये गाड़ियों के लाइसेंस वगैरह, मतलब सारा कुछ इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ने उनको ये दिया हुआ है कि उनसे कोर्स करेंगे आप। तो अगेन वही चीज़ आ जाती है कि आप एक गाड़ी लोड कर रहे हैं, ठीक है, उसको लेके रोड पे कैसे चलना है, उसका क्या प्रोटोकॉल है, बाकी इस तरह की चीज़ें कि पुलिस रोकेगी। ये जो लेथ लास्ट व्हील है या छोटा ट्रक जो है, वो आपसे लाइसेंस से भी पहले पूछेगी ड्राइवर्स कार्ड है आपका, कि वो एक किस्म का सर्टिफिकेट है कि आप चला सकते हो। कितने टाइम लगता है उसको लेने में? उसमें भाईजान 2 दिन लगते हैं, सिर्फ 2 दिन लगते हैं बस। एक दिन आप जाओगे 3-4 घंटे वो पढ़ाएंगे, 1-2 घंटे में वो लेके अगले दिन आपको वो कार्ड दे देंगे। मतलब सिंपल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, इम्तिहान होता है उसमें? नहीं, इम्तिहान होता है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है, देना उनमें सबको ही होता है। तो खर्चा कितना अंदाज में? जो बंदे वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास वहाँ का पर्सन नंबर है, ठीक है, या वो जो काम कर रहे हैं उधर, जिस तरह मैं किसी को हायर करूँगा वहाँ पे, उनका खर्चा आएगा 350 क्राउन, ठीक है, डेनिश क्राउन। जो काम नहीं कर रहे, यहाँ से नए जा रहे हैं और कहते हैं कि पहले वो में, उनका खर्चा आएगा 6500 क्राउन। 6500 क्राउन? जी। मतलब जो स्वीडन नेशनलिटी उठ रहे हैं वो डेनमार्क में काम करने जाएंगे, वो 6500 पे करेंगे सर उसका। हाँ, लेकिन उसके तरीकाकार ये होता है कि बंदे डायरेक्ट उनके पास नहीं जाते ना, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर कंपनी, मेरे पास को बंदा आया है कि मैं कहता हूँ ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो उसी वक्त हायर होगा जब उसके पास होगा। ज़्यादा किसी भी दुकान या कोई रैंडम कॉन्ट्रैक्ट ले गए लोगों से, आपके सबके जानने वाले होते हैं कोई ना कोई, फिर वहाँ से भी रिकमेंडेशन लेते हैं कि डेकरा वालों को वो मालिक करवाते हैं ना आपको, ठीक है, तो वो रिकमेंड करेगा उनको कि ठीक है जी इस बंदे को करवा दें। हर महीने में एक कोर्स होता है। मेरे एक दोस्त है बड़ा अच्छा, चौधरी वकास साहब, आप भी जानते होंगे, वो बंदा पूरे जी जान से मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है ना, कि वो कम से कम कहता है कि तुम छुट्टी करो, ठीक है। वो बेचारे, वो मेरी बैड लग ऐसी, वो 3 दफ़ा गया है, 3 दफ़ा कोर्स कैंसिल हो गया। एक दफ़ा कोरोना हो गया, दूसरी दफ़ा बंदे पूरे नहीं हुए, तीसरी दफ़ा वो खुद लेट हो गया। तो मैंने उसे बोला कि जो साहब आप मेरी मदद को छोड़ देना, आप और फिर आप जाएं तो हो जाएगा। मतलब आपको ड्राइवर चाहिए जिसके पास वो कोर्स हो, लाज़मी जी कोर्स किया हुआ, तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करे। हाँ जी, तो मैं तो उसको बोले नीचे कमेंट्स में लिख दिया अपना नाम वगैरह, तो आप उसको पढ़ के तो आप उससे कांटेक्ट कर लेंगे। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नवाजिश आपको, आपने बड़ी मदद की।